जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से डेली डोज संख्या 252 में जुड़ रहे हैं। आज दिनांक है 28 मई और इससे रिलेटेड मैं प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने डेली डोज संख्या 251 में आपको एक प्रश्न छोड़ गया था। जो प्रश्न था, प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? उत्तर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था, जो कि हमें बार बार प्रोत्साहित करते हैं और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग, अर्थात जितने लोग वीडियो देख पा रहे हैं वो सभी कोशिश करें जवाब देने का, चाहे वो कहीं से भी जवाब ढूंढकर जवाब दें, लेकिन दें। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप ढूंढेंगे तो उसके दौरान आपको 4-5 चीज़ें नई मिलती जाएंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम जान लेते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। तो ध्यान देंगे कि ये कोई सरकारी नहीं बल्कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात एक तरह से कहें तो ये एक एनजीओ है, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार निवारण हेतु अपना ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें कि 2019 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 80 नंबर पे है और 2018 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 78 नंबर पे था, अर्थात 2 अंक की क्या हुई है, गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं इसे में, तो इसकी जो स्थापना थी वो 4 मई 1993 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बर्लिन, जर्मनी, ठीक है, यानी जर्मनी के बर्लिन शहर में। और एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होगा उत्तर 9 दिसंबर। अब बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। किसे यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? उत्तर है मेजर सुमन गवानी। अब आइए थोड़ा सा चर्चा इस पे करते हैं कि मेजर सुमन गवानी जो हैं उनका संबंध कहाँ से है। तो ध्यान देंगे कि मेजर सुमन गवानी जो हैं वो पहली भारतीय महिला हैं और भारत में भी वो उत्तराखंड से हैं, जिन्हें यूएन का एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 मिलेगा। यह कब मिलेगा उनको? तो यह 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, कौन है मैंने बताया आपको, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इन्हें यह सम्मान भेंट करेंगे। पहले इनको वहां जाना था, कहाँ? न्यूयॉर्क, लेकिन अब क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से ये पुरस्कार उन्हें कैसे मिलेगा? ये अवार्ड उन्हें ऑनलाइन सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो और किस चीज के लिए मिल रहा है? तो ध्यान देंगे कि यह पुरस्कार जो उनको एक भारतीय शांति दूत के तौर पे मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चार धाम परियोजना के तहत चंबा टनल का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है नितिन गडकरी। अब ध्यान दीजिएगा यहां से कि जो चंबा सुरंग है, तो चंबा सुरंग है कहां? तो आइए चंबा सुरंग के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। चंबा सुरंग चंबा शहर के नीचे ही एक टनल बनाया गया। चंबा शहर ऊपर बहुत घनी आबादी की वजह से आवागमन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से किया क्या गया कि चंबा शहर के नीचे ही एक चंबा सुरंग बनाया गया। लगभग 440 मीटर लंबा यह सुरंग बना। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसका टारगेट जो रखा गया था वो जनवरी 2021 रखा गया था, लेकिन इसको अपने टारगेट से पहले ही जो कंपनी है BRO यानी बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इसको बना रही है, ठीक है, तो उसने अपने टारगेट से 4 महीना पहले लगभग यानी अक्टूबर में ही इसका परिचालन शुरू कर देगी। ध्यान देंगे आप कि यह जो एक क्वेश्चन यहां से बन भी सकता है कि जो चंबा सुरंग है वह किस तकनीक के आधार पर बनाया जा रहा है? तो ध्यान देंगे चंबा सुरंग जो है वो ऑस्ट्रेलियाई तकनीक के आधार पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ किस योजना का भाग है? तो चारधाम योजना का भाग है। और चारधाम योजना के तहत कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ध्यान देंगे आप कि 12,000 करोड़ रुपए की राशि चारधाम परियोजना के लिए लागू की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंबा सुरंग के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? तो 87 करोड़, ठीक है। इसमें एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि चंबा सुरंग में 4.2 किलोमीटर का एक लंबा सड़क निर्माण भी किया गया है। तो 4.2 किलोमीटर का सड़क निर्माण और 440 मीटर का जो टनल, इन दोनों की लागत कितनी आई है? तो 87 करोड़। जबकि चारधाम परियोजना के लिए कितने पैसे आवंटित किए गए हैं? तो 12,000 करोड़ रुपए। कभी कभी राशि पूछ देता है, इसलिए आप इसे ध्यान पे रखेंगे। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि
यह जो सड़क निर्माण है वो कहां से कहां तक है, तो इसका प्रयास है गंगोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र मंदिरों को जोड़ने का। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। WHO ने कोरोना मरीजों पर किस दवा के परिरक्षण पर रोक लगा दी है? तो ध्यान देंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यह मलेरिया की दवा है। और देखिए रोक लगाया कैसे गया है कि पहले डायरेक्टली इसका यूज किया जाता था, अभी क्या प्रोसेस है कि जो जिस जगहों पे इसको अधिकृत किया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे इस दवा का इस्तेमाल कोविड के केसेस में किया जाएगा, अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल कोविड-19 के केस में नहीं किया जाएगा। इस तरीके से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे रोक लगा दी है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। UN ने भारत के किस राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है? उत्तर है मणिपुर। अब ध्यान देंगे यहां पे आप कि मणिपुर की राजधानी कहां है, तो आप सभी को पता होगा कि मणिपुर की राजधानी इंफाल है, ठीक है। और यहां एक शब्द आपको मिला होगा खुडोल पहल, तो खुडोल पहल क्या है? तो ध्यान देंगे कि यह एक एनजीओ द्वारा, एनजीओ का नाम क्या है? या ऑल एक एनजीओ है जिसने खुडोल पहल की शुरुआत की है। अब ध्यान देंगे कि इसमें होता क्या है कि इस एनजीओ ने लोगों से, यानी जो वहां की जनता है वहां से कुछ धन इकट्ठा करके, लोगों से सहायता मांग करके, ठीक है, और धन इकट्ठा करके जो कोविड-19 के लोग हैं या फिर जो कोविड-19 की वजह से जिनके घरों में भोजन, जिनके यहाँ स्वास्थ्य खराब या फिर स्वच्छता जैसी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इन्हीं पैसों से इस सारी जरूरतों को क्या किया जा रहा है? पूरा किया जा रहा है। किसके द्वारा? या ऑल एक एनजीओ है उसके द्वारा, ठीक है। और वो एनजीओ का है तो मणिपुर का है, ठीक है। और मणिपुर की राजधानी का है तो इंफाल है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम किसने तैयार किया? तो ध्यान देंगे कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम भी इसी एनजीओ ने, किसने? या ऑल एनजीओ ने ही तैयार किया है। अब जब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो या ऑल एनजीओ के संस्थापक कौन है? तो उत्तर होगा सद्दाम हंजम। कौन? सद्दाम हंजम। अब बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम तैयार करने वाली एनजीओ कौन है? उत्तर है या ऑल, जिसकी चर्चा मैंने अभी ऊपर करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौरक्षक नामक पीपीई किट का निर्माण किसने किया है? उत्तर है भारतीय नौसेना। मैं इससे पहले भी 2-3 डेली रोज पहले एक प्रश्न आया था कि पीपीई किट के निर्माण में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको याद होगा कि भारत का स्थान दूसरा है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक काम और करते हैं कि नौरक्षक की जब बात आई है तो थोड़ा सा हम अपने डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं और वहां से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जानकारी शॉर्ट रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वहां से इनके जो प्रमुख हैं उनका नाम पूछ देता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो करमवीर सिंह हैं वो नेवी के प्रमुख हैं, जबकि एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? राकेश कुमार भदौरिया। और आर्मी के कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसी साल 2020 में एक नया पोस्ट बना। कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है? तो ये बिपिन रावत बने। और बिपिन रावत इससे पहले कौन थे? तो इंडियन आर्मी के चीफ थे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 25 मई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टअप के लिए नए भुगतान समाधान हेतु वीजा के साथ किसकी भागीदारी है? उत्तर है जैगल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने युगांडा पीपल डिफेंस फोर्सेस को कौन सा वॉर गेम सेंटर सौंपा है? उत्तर है भारत, यानी INDIA। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संस्थान ने परवलयिक गर्त सौर कलेक्टर विकसित किया है? उत्तर है IIT मद्रास। IIT मद्रास।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संस्थान ने परवलयिक गर्त और सौर कलेक्टर विकसित किया है? उत्तर है आईआईटी मद्रास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने वर्ष 2020 को प्राकृतिक और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? उत्तर है यूएन। अब यूएन की बात आई है तो इस पर डिटेल जानकारी रखना जरूरी बनता है। ध्यान देंगे यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, और यूएन जो है वो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम अंतरराज्यीय कहते हैं वैसे ही ये अंतरदेशीय है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि जो विश्व में राष्ट्र हैं उनके बीच आपसी शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखना तथा एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ध्यान देंगे कि इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 193 जो हैं वो सदस्य देश हैं और 2 जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट हैं। मैंने आपसे WHO के बारे में जब बताया था तो वहां बताया था कि 194 जो हैं वो सदस्य देश हैं और 2 जो हैं वो ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ कितने हैं? 193, दोनों अलग अलग है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। बढ़ते हम अपने इससे रिलेटेड एक प्रश्न और भी आता है जिसे आप ध्यान रखेंगे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो बहुत ही जाना पहचाना नाम होगा आपके लिए, एंटोनियो गुटेरस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? उत्तर है मेघालय। अब मेघालय से रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। सबसे पहले मेघालय के जो सीएम हैं वो कौन है? कोरनाथ संगमा। और गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। और आपने बहुत ही ज्यादा नाम सुना होगा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का, तो यह भी कहाँ है? मेघालय में ही है। और एक बतौर कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जगह है वो इसी मेघालय का शहर मासिनराम या फिर चेरापूंजी है, जो कि क्लाइमेट के अनुसार कभी मासिनराम होता है और कभी चेरापूंजी होता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर है भारत में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IDRC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। इसे आप फुल फॉर्म के तौर पे रट डालेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त कर दिया है? उत्तर है जापान। अब जापान की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता होगा टोक्यो, और उसका करेंसी क्या है? येन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? शिंजो अबे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और कि वहां किस प्रकार की सरकार है? जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक, हमारे यहाँ जो भी है वो संविधान सर्वोपरि है और उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो वहां क्या है कि वहां संसदीय प्रणाली एवं संवैधानिक राजतंत्र वाली सरकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किसकी 115वीं जयंती पर आभासी यात्रा आयोजित की है? उत्तर है रामकिंकर बैज। अब एक प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान देंगे कि रामकिंकर बैज अपने जमाने के बहुत फेमस मूर्तिकार रहे हैं जिनका संबंध वेस्ट बंगाल से, यानी कि वेस्ट बंगाल के बांकुरा में इनका जन्म हुआ था। तो ये वेस्ट बंगाल राज्य से आते हैं, जिनको अपने मूर्ति कला के क्षेत्र में ही अच्छे मूर्तिकार के तौर पे 1970 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला। तो एक प्रश्न जरूर बन सकता है कि रामकिंकर बैज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मूर्ति कला वहां पे उत्तर होगा। और इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान पे रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की शाखाएं कहां स्थित हैं? उत्तर है मुंबई एवं बेंगलुरु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 पहिया वाले इंजन युक्त 4 पहिया वाहन को क्या कहा जाता है? उसका उत्तर है क्वाड्रीसाइकिल। क्वाड मीन्स होता ही है 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने पहली क्वाड्रीसाइकिल लॉन्च की थी? उत्तर है बजाज ऑटो। मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब मैंने शुरू में आपके साथ चर्चा किया।
और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में की, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे। और हम हर रोज आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ डिटेल रखते हैं, ताकि उससे संबंधित जो प्रश्न हो वो आपसे एग्जाम में नहीं छूटे। तो आज का प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आप कमेंट जरूर करें, चाहे गूगल का सहारा लें या फिर किसी किताब का सहारा लें। हम लोग साप्ताहिक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होता है। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स और जीएस और रीजनिंग के। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं, जिसकी रैंकिंग भी बनाई जाती है। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, तथा मोर अपडेट के लिए फेसबुक पेज जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद।